नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले आइए खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। वैसे तो जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन आज इस नाते से एक और विवाद जुड़ गया जब जेएनयू में एक वेबिनार का निमंत्रण पत्र वायरल हो गया जिसमें कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बता दिया गया, जिसके बाद वेबिनार तो रद्द कर दिया गया। लेकिन ये विवाद काफी बढ़ गया और ये कि क्या जेएनयू में एक बार फिर से पाकिस्तान सोच से एनर्जी लेने वाले स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। जेएनयू में कश्मीर को लेकर देश विरोधी मानसिकता से आज हम आपको खबरदार करेंगे। एक तरफ हमारे ही देश में कश्मीर पर पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले पैदा हो गए और एक पाकिस्तान है जो कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करता है, लेकिन कश्मीर के विकास को देखकर हाय तौबा मचाने लगता है। इस महीने कश्मीर से जुड़ी दो बड़ी खुशखबरियां आई हैं। एक तो श्रीनगर से शारजा तक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है और दूसरी ये कि दुबई कश्मीर में बड़ा निवेश करने वाला है, जिसके लिए भारत सरकार से उसने एक एमओयू भी साइन किया है। लेकिन भारत और यूएई की इस फ्रेंडशिप से कैसे पाकिस्तान का भेजा फ्राई हो गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के दूसरे दिन की सारी हाइलाइट्स दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में G20 समूह की बैठक को संबोधित करने के लिए वहां गए हैं। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी का दौरा करके पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी की है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग सदा रहेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जिन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती या शायद वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वो भारत में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के स्लीपर सेल हों। और ऐसा ही एक स्लीपर सेल का खुलासा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में हुआ, बाकायदा लिखित सबूत के साथ। जेएनयू में 29 अक्टूबर रात 8:30 बजे एक वेबिनार का आयोजन होना था जिसका विषय था कश्मीर में 2019 के बाद क्या बदला। इस वेबिनार का निमंत्रण पत्र भी ऑनलाइन पोस्ट किया गया और देखते ही देखते इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण था एक शब्द, इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। सरल हिंदी में कहें तो भारतीय कब्जे वाला कश्मीर। यानी वेबिनार का आयोजन करने वाली जेएनयू के सेंटर फॉर विमेन स्टडीज के विचार में कश्मीर पर भारत का कब्जा है। यही तो वो शब्द है जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए इस्तेमाल किया करता है, लेकिन भारत में भी, और वो भी जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बता दिया गया। ये बात न तो काबिल बर्दाश्त है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भारत के अभिन्न अंग को कश्मीर वाला कश्मीर कहे, ये सीधे सीधे शब्दों में देशद्रोह नहीं तो आप बताइए और क्या है। इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर यानी भारतीय कब्जे वाला कश्मीर, ये शब्द पाकिस्तान में खूब प्रचलित है, लेकिन जेएनयू में एक वेबिनार के इनविटेशन पर इस पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, स्टूडेंट हो तो हमारे कैंपस में हमारे टैक्स पेयर की मनी से पढ़ते हो, और आप कश्मीर को जो है हमसे मतलब अलग करने की बात करते हो, तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं, ये बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई का मांग करते हैं। और हम मांग करते हैं कि जेएनयू में जो भी सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जिनके अप्रूवल द्वारा ये हुआ है, उन पर एक कमेटी बैठे और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस सारे सेंटर्स के उस सेंटर के सारे प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए। दरअसल विवाद की जड़ ही ये निमंत्रण पत्र है जो जेएनयू के सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज ने ऑनलाइन जारी किया था। 29 अगस्त को एक वेबिनार का आयोजन होना था जिसका शीर्षक था जेंडर्ड रेजिस्टेंस एंड फ्रेश चैलेंजेस इन पोस्ट 2019 कश्मीर। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बताकर इसे प्रचारित करना राष्ट्र विरोधी नहीं तो क्या है। प्राणों से प्यारा है। और दुख है कि आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर व समाज के अंदर विष फैलाने का काम अर्बन नक्सल्स कर रहे हैं। भारत की सदन का, संसद का एक मत फैसला है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है और कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की है। जो लोग ऐसे सेमिनार करते हैं वो लोग
देश की लोकतंत्र का, देश की संसद का, देश की एकता अखंडता का, देश की प्रभुसत्ता का अपमान करते हैं। इसीलिए जेएनयू में इसी तरह का मतलब इंडिया व्याप्त कश्मीर पर बोलना अच्छी बात नहीं है। और जेएनयू में इसी तरह की गलत चर्चा हमेशा होती रहती है, देश के खिलाफ साजिश होती रहती है, और वहाँ के स्टूडेंट ने मतलब इसी तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। एबीवीपी ने देश विरोधी और कश्मीर विरोधी इस निमंत्रण की कॉपियां जलाकर अपना विरोध जताया तो जेएनयू प्रशासन की नींद खुली, जिस पर आरोप है कि उनकी इजाजत से ही वेबिनार का आयोजन होना था। विवाद होते ही जेएनयू प्रशासन ने वेबिनार रद्द किया और सफाई जारी कर दी। जेएनयू के वाइस चांसलर के जगदीश कुमार ने तुरंत एक बयान जारी किया। इस कार्यक्रम को लेकर हमारी इजाजत नहीं ली गई थी। इसमें इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द जो लिखा गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। जेएनयू प्रशासन इस घटना की निंदा करता है, साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन इतने भर से ये मामला खत्म नहीं हो जाता। सवाल जेएनयू प्रशासन पर भी है, जिसके नाक के नीचे इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो बहुत ही गलत है, और अगर ये लापरवाही से हुआ है तो भी गलत है। इसलिए कि अगर भारत के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है, और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भारत में यानी हमारे कश्मीर को ये कहा जाए ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बुनियादी तौर पर गलत बात है। वेबिनार के निमंत्रण पत्र पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द लिख देना ना तो ये गलती से मिस्टेक की श्रेणी में आता है और ना ही प्रिंटिंग मिस्टेक की श्रेणी में। इतनी बड़ी मिस्टेक जानबूझकर की जा सकती है। वेबिनार भले ही रद्द किया गया हो, लेकिन इस मिस्टेक को अंजाम देने वालों को समझना जरूरी है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। जेएनयू में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर देश विरोधी आवाज बुलंद हुई है, और जिनकी बोलती बंद करना बेहद आवश्यक है। जो लोग कश्मीर को भारतीय कब्जे वाला कश्मीर कहकर खुश होते हैं, उन लोगों को एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं कश्मीर के संविधान में भी अखंड कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। तो कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा और विचारों से प्रेरित जेएनयू के बुद्धिजीवियों के लिए हमारे पास कुछ तथ्य हैं। जिस धारा 370 का खात्मा कुछ लोगों को अब तक हजम नहीं हो पा रहा है, उन लोगों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इसी धारा 370 में पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया था। 1956 में बने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान के आर्टिकल 48 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग बताया गया है। भारत के संविधान में भी ये दर्ज है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कहलाएगा, जिसमें पीओके भी शामिल होगा। जम्मू कश्मीर में सबसे अलग संविधान लागू हुआ, तभी से राज्य के हर विधानसभा चुनाव में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान रद्द होने के बाद भी पीओके की ये 24 विधानसभा सीटें बरकरार रहेंगी। और सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि चीन के कब्जे वाला अक्साई चिन का इलाका भी जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है और भारत का अभिन्न अंग। इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में भी सबका कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत में पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अजय रंजन, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माननीय प्लीज। सभापति महोदय, माननीय प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
और ऑक्साइटिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और ऑक्साइटिन दोनों समाहित। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 समिट यात्रा की। आज G20 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों के ग्रुप फोटो के साथ इस सम्मेलन की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। आप इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का ग्रुप फोटो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी नेता दुनिया की 85% GDP में अपनी भागीदारी देते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो दुनिया का भविष्य कैसा होगा, यही तमाम 20 नेता तय करते हैं। इस बार G20 समिट की थीम है पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी यहां पीपल का मतलब है कोरोना के विरुद्ध मौजूदा युद्ध जीतने की रणनीति और भविष्य में महामारियों से निपटने की तैयारियां, जिसकी चर्चा G20 समिट में आए राजनेता कर रहे हैं। प्लैनेट यानी जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाने की चुनौती, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया इस बेहद गंभीर समस्या से लड़ रही है। G20 समिट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की रणनीति पर भी बात होगी। इसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और अंत में प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। कोरोना के कारण जिस तरह पूरी दुनिया की आर्थिक विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गए थे, अब उसे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा यहां की जाएगी। कोरोना की लड़ाई में भारत की भूमिका की चर्चा पूरी दुनिया में है। जलवायु परिवर्तन से लेकर कोरोना के महायुद्ध में भारत की रणनीति को बताने पीएम मोदी G20 में मौजूद हैं। इसके अलावा अब आपको हम G20 सम्मेलन की कुछ विशेष तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको भारत की शक्ति का एहसास होगा। इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। विशेष बात यह है कि इन तस्वीरों में आपको भारत के दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों से मजबूत संबंधों की झलक दिखाई देगी। रोम से आई ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। G20 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मिलकर आए हैं। आज इस मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखा जाए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोप फ्रांसिस ने स्वागत किया। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु। इस तस्वीर की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। एक तरफ सियासत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में एक नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ आध्यात्म की शक्ति का प्रचार करने वाले संतों में एक पोप फ्रांसिस। रोम की यात्रा बिना वेटिकन सिटी के कैसे पूरी की जा सकती है? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी पहुंच गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक पोप और पीएम मोदी की मुलाकात का शेड्यूल सिर्फ 20 मिनट का रखा गया था, लेकिन ये मुलाकात कब 1 घंटे से ज्यादा हो गई पता ही नहीं चला। इस मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियतों के बीच जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी से लड़ने तक कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। जलवायु परिवर्तन इस बार G20 सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी है। पोप को उपहार के रूप में पीएम मोदी भारत से खास तौर पर तैयार किया हुआ एक कैंडल स्टैंड ले गए थे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की तैयारियों से जुड़ी एक बुक भी पोप को गिफ्ट की गई। For the candle stand, it's very specially made. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. बदले में वेटिकन यात्रा को यादगार बनाने के लिए पोप ने भी पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया। बनाया गया है आपके लिए।
l'uva, tutto, e si dice il deserto, traduce tutto, il deserto diventerà un giardino. पीएम मोदी के अलावा पोप ने एनएसए अजीत डोभाल और भारत के अधिकारियों को भी कुछ खास तोहफे दिए। इसके बाद पोप ने पीएम मोदी को गले लगाकर विदा किया। इसके बाद पोप पीएम मोदी को छोड़ने दरवाजे तक आए और मोदी ने भी पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे पोप ने स्वीकार कर लिया। Thank you very much for the visit. I'm happy. It's an honor for me, very happy. And I would like to see you in India. I got the honor to receive you there. Pray for me, don't forget. पोप फ्रांसिस से विदा लेने के बाद पीएम मोदी तय कार्यक्रम के तहत G20 शिखर सम्मेलन में रोम कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां ऑफिशियल वेलकम के तौर पर सभी नेताओं का ग्रुप फोटो लिया गया। फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच खड़े थे। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों ने मास्क को लेकर एंजेला मर्केल से मजाक किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी टोक दिया और एंजेला मर्केल ने मास्क उतार दिया। शायद ये नेता ग्रुप फोटो के लिए ऐसा करने के लिए कह रहे थे। G20 में शामिल नेताओं के ग्रुप फोटो में आई तस्वीरों की भी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत का यह अंदाज पहले किसी ने नहीं देखा होगा। ये पीएम मोदी की जो बाइडेन से दूसरी मुलाकात है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि दोस्ती बहुत पुरानी है। कुछ इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पहले पीएम मोदी से गले लगकर मिले, बाद में कंधे से कंधा मिलाकर भारत फ्रांस की दोस्ती को आगे बढ़ाने वाले अंदाज में बात करते हुए दिखाई दिए। बाद में दोनों नेताओं ने बैठक कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बातचीत में मौजूद रहे। G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग्स की शुरुआत से पहले पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बातचीत हुई। यह तस्वीर बताती है कि भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध कितना मजबूत है। आज G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की भूमिका के बारे में दुनिया का हर देश जानना चाहता है। आज आपको ये जानना चाहिए कि ये G20 समूह क्या है और इसके होने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जिस तरह गांवों में पंच होते हैं जो पंचायत के द्वारा गांव की समस्याओं को दूर करते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ये काम करते हैं। इस सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 की पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर दुनिया की जीडीपी में 85% के भागीदार हैं। इसके अलावा दुनिया भर के व्यापार में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा G20 में आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा करती हैं। सबसे विशेष बात यह कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 के नेताओं की बैठक भारत बुलाएगा। भारत में
मतलब G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे और इसके बाद 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन के ग्लासगो का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे, जहां जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के 26वें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसे COP26 कहा भी जाता है। इस साल दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी ने बाढ़ का सामना किया और उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आज हर देश बात करना चाहता है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में न सिर्फ हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात भी रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात खबर क्रिकेट की। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ अपना दूसरा मैच कल खेलेगी, लेकिन इस मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। कोहली ने यह बताया कि जो लोग पाकिस्तान से मिली हार पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, दरअसल वो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जिस पर अपना 1 मिनट भी कोहली बर्बाद करना नहीं चाहते। सुनिए। I personally have never ever even thought of discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been our primary bowler with Jasprit Bumrah when it comes to making an impact in games and test cricket. You see him run into bowl. I mean, if people can overlook that and his passion for the country, I honestly don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%, and all those who have attacked him can come with more force if they want to. Our brotherhood, our friendship within the team, and nothing can be shaken. आर्यन खान की घर वापसी हो गई। परिवार से लेकर फैंस और करीबियों की खुशियां वापस लौट आई, लेकिन राह भी आसान नहीं है। आर्यन जमानत पर रिहा है, लेकिन आरोप से बरी नहीं है। ऐसे में परिवार का ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। लड़ाई आगे भी आर्यन और उसके परिवार को लड़नी पड़ेगी। तारीख पर तारीख, दलील पर दलील, और आखिरकार 28 दिन बाद वो दिन आया जिसका शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन खान को जमानत मिली, जिसके 2 दिन बाद आखिरकार आर्यन आर्थर रोड जेल से वापस अपने घर मन्नत लौटे। भले ही आर्यन की घर वापसी ने परिवार की मन्नत पूरी कर दी हो, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्यन खान को भले ही जमानत मिली हो, लेकिन वो आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। न अनन्या के साथ हुई ड्रग चैट पूरी तरह खारिज हुई है, न ही आर्यन के ड्रग्स लेने के आरोप से वो पाक साफ निकले हैं। आर्यन जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन ये आजादी अधूरी है। उन्हें बाहर रहकर भी जमानत की शर्तों को मानना पड़ेगा। वो ना तो देश छोड़ सकेंगे, ना ही किसी दूसरे आरोपियों से मिलेंगे। यहाँ तक कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 पन्नों के रिलीज ऑर्डर में कई बंदिशें लगाई हैं। मसलन, शर्त नंबर 1, दोबारा ऐसा अपराध ना करें। शर्त नंबर 2, किसी दूसरे आरोपी से संपर्क ना करें। शर्त नंबर 3, इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 4, केस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। शर्त नंबर 5, जांच अधिकारी की इजाजत बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 6, ट्रायल को लेट नहीं करेंगे। शर्त नंबर 7, हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देंगे। शर्त नंबर 8, सुनवाई में हर तारीख पर मौजूद रहेंगे। शर्त नंबर 9, एनसीबी बुलाएगी तो पेश होंगे। शर्त नंबर 10, स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। शर्त नंबर 11, शर्तें तोड़ी तो बेल रद्द होगी। कई शर्तों की जंजीर में बनकर ये आर्यन खान वापस आएंगे, लेकिन कई सारी शर्तें उन्हें यहाँ पे भी उनके परिवार की तरफ से भी दी जाएंगी। वो क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की भी कई बातें सामने आएंगी, जो जाहिर सी बातें गोपनीय होगी और एक परिवार का इंटरनल मामला होगा।
इस पूरे केस की जांच कर रही एनसीबी पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। भले ही एनसीबी निचली अदालत में आर्यन की जमानत याचिका खारिज कराने में कामयाब रही हो, लेकिन हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी की दलीलों ने एनसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। In this case, what have you seen? Just 5-7 young people who have been arrested at a cruise terminal. 1 month has gone by. Nothing has happened. I mean, 1 month's investigation has gone by. What is the result of their investigation? Nothing. Otherwise, somebody would have come forward and said, look, we discovered from these people, we discovered from their statement, this, that, and we found something more. I mean, we have found nothing else. एनसीबी को आर्यन खान के पास ना ही ड्रग्स मिली, ना ही उनके ड्रग्स लेने का कोई पुख्ता सबूत सामने आया। यहाँ तक कि एनसीबी अब तक ये भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन खान पेडलर के साथ मिले हुए थे। These are young people, 22, 23 years of age. I mean, there is no proof of any consumption or peddling or carrying large amounts, etc. So it was certainly a case, at least in Aryan Khan's case, it was a case where even an arrest should not have been made. Because many others, I am told, were released from the cruise terminal itself, who were similarly placed. But in his case, this is how it happened. अब सवाल एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े खुद जांच की गिरफ्त में आ चुके हैं। जहां समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वहीं रोज नए आरोप वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब ये केस आगे क्या मोड़ लेगा। इतनी फजीहत झेलने के बाद अब एनसीबी आगे की जांच किस तरफ ले जाएगी और क्या आर्यन इस मामले में पूरी तरह बरी होंगे? आज तक ब्यूरो।